फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एसएससी एमटीएस दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज की जो यह टेस्ट सीरीज है दोस्तों, यह 13वें नंबर की टेस्ट सीरीज है। इससे पहले भी 12 टेस्ट सीरीज आपको दिए जा चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, जो लोग भी नए होंगे हमारे मित्र और जो लोग डेली हमसे जुड़े हुए हैं वो आराम से इसका एमसीक्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारे चैनल को आप इस पे नए अगर जो आएंगे तो आप इस सीरीज का आनंद उठाइएगा। ठीक है, तो चलिए सीरीज में देखेंगे इतिहास, भूगोल और पॉलिटी से, विज्ञान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे। देखिए एकदम परीक्षा की तरह एक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पे भाषा और लिपि दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में देखिए प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं। तो भाषा है प्राकृत भाषा, और सबसे ज़्यादा प्राकृत भाषा का यूज किया गया है अशोक के अभिलेख में। और लिपि की बात करेंगे तो ब्राह्मी लिपि सबसे ज़्यादा प्रयोग की गई है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प ए हो जाएगा, प्राकृत और ब्राह्मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि चचनामा जो है इसमें सिंध का इतिहास है और यह मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो चचनामा देखिए एक ऐतिहासिक पुस्तक है, इसमें सिंध के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चचनामा के यहाँ पे बात करेंगे कि इसका इतिहास जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका जो इतिहास है वो मूल रूप से अरबी में लिखा गया है। ठीक है, अरबी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि चचनामा जो सिंध का इतिहास वाली पुस्तक है ये आपके अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ पर मिलता है या मिला है। ठीक है, तो गंगा के मैदान में मानव बस्ती का सबसे प्राचीनतम अगर जो अवशेष की बात यहाँ पे करेंगे तो आपका कालपी में मिला है। कहाँ पे? कालपी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कालपी। ठीक है दोस्तों, तो गंगा के मैदान में मानव बस्ती का जो प्राचीनतम अवशेष है आपके कालपी में मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथे नंबर के क्वेश्चन में है कि राष्ट्रकूट जो है साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है इसका संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था आपका दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था आपका दंती दुर्ग था। 5 नंबर के क्वेश्चन में है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी की बात करेंगे तो इसने जो है भारत में जो 1025 में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, इसी ने किया था। ठीक है, तो इससे पहले भी महमूद गजनवी ने भारत पे कई बार आक्रमण किया था। तो ये क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत से अपार धन को लूटना और वहाँ से लूटे हुए धन को अपने देश वापस ले जाना। ठीक है, बाकी इसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी कि वो भारत में आके राज करे। तो महमूद गजनवी की बात करेंगे तो ये बस भारत में लूट के इरादे से आया था और इसने 17 बार आक्रमण किया। और सबसे फेमस इसका जो आक्रमण हुआ 1025 में सौराष्ट्र में जो स्थित सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, वहाँ पे इसने बहुत सारी मंदिरों को तोड़ा, सोमनाथ मंदिर को खुद तोड़ा, वहाँ से अपार धन को ले गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोधी था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देखिए जितने भी साम्राज्य से संबंधित हैं, साम्राज्य के संस्थापक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आते हैं। तो लोधी वंश का जो संस्थापक है आपका बहलोल लोधी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए इंडियन पॉलिटिक्स क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है। अभी वर्तमान की बात में किया जा रहा है। अभी नए संसद भवन का भी उद्घाटन हुआ है 28 मई को, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने उसका उद्घाटन किया। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे इससे अधिक है 888 तक लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। और ये जो आपके 250-52 से अधिक थे और राज्यसभा के सदस्य वो भी सीटें बढ़ाई गई है। ठीक है, तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है संसद में वो आपकी 552 हो सकती है। अब 8 नंबर के क्वेश्चन में है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। तो भारत के प्रधानमंत्रियों की अगर जो लिस्ट देखी जाए तो इसमें सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री आपके बने थे
राजीव गांधी जी, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले जो व्यक्ति थे आपके राजीव गांधी जी थे। कौन थे? राजीव गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी जी। विकल्प डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। तो देखिए संसद और लोकसभा में जो विधेयक पारित होते हैं उसमें धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देने का जो कार्य होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो है किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के क्वेश्चन में कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है। तो केंद्र सरकार का जो भी व्यय होता है इसको नियंत्रित करने की जो शक्ति होती है वह नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के अंतर्गत होता है, ठीक है। देखिए इसमें दिया ही है नियंत्रक, यानी केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति जिसमें निहित हो। तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो है वही व्यक्ति है जो केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति इसमें निहित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कैग कहते हैं, ठीक है, CAG, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो विकल्प इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में भूगोल से कि विश्व पर्यावरण जो दिवस है कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 5 जून है, ठीक है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक विश्व में मनाया जाता है। और आज हो सकता है तो आपको विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देखने को मिले। इसके फुल डिटेल्स के साथ अभी कुछ दिनों के बाद आपको ये सामने वीडियो उपस्थित हो जाएगी, ठीक है। अभी इस पर काम चल रहा है। तो विश्व पर्यावरण जो उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग जुड़ के उसे देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के तहत उसको बनाया गया है, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। 12 नंबर के क्वेश्चन में है कि विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है। यहाँ पे दूध उत्पादक देश की सबसे बड़ी दूध उत्पादक देश की बात हो रही है। तो विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश आपका भारत है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी कि विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है आपका भारत। 13 नंबर के क्वेश्चन में है कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन है, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश जो है आपका चीन है, ठीक है। एशिया में वो सबसे ज़्यादा देखा जाए कि कौन लौह इस्पात ज़्यादा उत्पादित करता है तो आपका चीन देश है। तो विकल्प यहाँ जो ये दिख रहा है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर के क्वेश्चन में है कि पंचगंगा तथा दूधगंगा, ठीक है, पंचगंगा तथा दूधगंगा जो है किसकी सहायक नदी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पंचगंगा तथा दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कि पंचगंगा और दूधगंगा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि गुरु शिखर जो चोटी है किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों गुरु शिखर चोटी की अगर जो बात करेंगे तो माउंट आबू का नाम सुना होगा, उसकी सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है, अरावली में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। गुरु शिखर जो है राजस्थान की सबसे ऊंची राजस्थान में जो है गुरु शिखर चोटी स्थित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, गुरु शिखर जो चोटी है राजस्थान राज्य में स्थित है। 16 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे करेंगे हम लोग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट करिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है, आ भी सकता है। तो नाथुला दर्रा जो है ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम, कि नाथुला जो दर्रा है वो आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। 17 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, साइंस से क्वेश्चन है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश होता है वो आपका सफ़ेद होता है, ठीक है। बाकी इसमें कई कारणों से आपका पीला दिखता है, लेकिन सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश होता है उसका रंग सफ़ेद होता है। 18 नंबर के क्वेश्चन में है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस तत्व से बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह टंगस्टन धातु से मिलकर यानी तत्व से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर विकल्प भी हो जाएगा कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से मिलकर बना होता है। 19 नंबर के क्वेश्चन में है कि क्यूरी जो है किसकी इकाई का नाम है। तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है दोस्तों। तो यह रेडियो धर्मिता की इकाई का नाम है। रेडियो धर्मिता
जो है मैडम क्यूरी ने जिसकी खोज की थी, ठीक है, मैडम क्यूरी पियरे क्यूरी ने मिलकर रेडियो धर्मिता की खोज की थी और इनसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके खोज में। तो जो क्यूरी है वो रेडियो धर्मिता की इकाई है, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि तेल का 1 बैरल लगभग किसके बराबर होता है। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत लोगों से पूछा जा चुका है क्वेश्चन और जल्दी जवाब इसका नहीं मिलता है, ठीक है। तो आज जान लीजिए कि तेल का जो 1 बैरल, आप न्यूज़ों में भी देखते हैं कि 1 बैरल 2 बैरल ऐसे, ठीक है, क्रूड ऑयल के बारे में सुना होगा। तो इसके 1 बैरल में 159 लीटर होता है। कितना? 159 लीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी जो है इसके दूसरे आवर्त में तत्वों की टोटल संख्या होती है 18। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में जो तत्वों की संख्या होती है वो 8 होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 18 बोल दिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की जो संख्या होती है 8 होती है। 22 नंबर के क्वेश्चन में है कि फलों का जो अध्ययन है किसके अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों फलों का जो अध्ययन है ये आपके पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसका विकल्प बी होगा। 23 नंबर के क्वेश्चन में कैक्टस में जो सूल है किसका रूपांतरण होता है। तो दोस्तों कैक्टस में जो सूल है यह पत्तों का रूपांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि जो कैक्टस में सूल होता है वो पत्तों का रूपांतरण होता है। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली जो गैस होती है वो आपकी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो इसका विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर कि प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन गैस निकलती है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है किसे कहते हैं। तो कोशिका की आत्महत्या की जो थैली है वो लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए कि कोशिका की जो आत्महत्या थैली है वो लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहिए। थैंक यू सो मच।